नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा और आज पड़ताल ब्रिटेन के हालात की। सिर्फ बांग्लादेश की सड़कें ही नहीं, ब्रिटेन की सड़कें भी नफरत की लपटों में सुलग रही हैं। बीते कुछ दिनों से वही हिंसा, तोड़फोड़, वही नफरत, कहीं धर्म कहीं नस्ल, निशाने पर हैं लोग। ब्रिटेन की ये अराजकता 3 छोटी बच्चियों के कत्ल से शुरू हुई। ये घटना बीते हफ्ते की है और इसके बाद से सड़कों पर अशांति है, दंगे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि इस हिंसा को कैसे रोकें और अप्रवासियों के खिलाफ इस गुस्से को कैसे शांत करें। Last night, I think the fact we didn't see the disorder that was feared is because we had police deployed in numbers in the right places, giving reassurance to communities. We were able to demonstrate the criminal justice system working speedily. So yesterday you saw the sentencing of individuals who've been involved in disorder days ago, some of them getting sentences as long as 3 years. That sent a very powerful message. But I also think that the work that's being done jointly to reassure our communities is becoming more effective. तो आइए पूरा मामला समझते हैं कि क्या थी वो घटना जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और क्या इस हिंसा के पीछे सिर्फ बीते हफ्ते की ये हत्याएं हैं जिसमें कि 3 नन्ही बच्चियां मारी गईं, या फिर अप्रवासियों के खिलाफ ये नफरत बहुत दिनों से पनप रही है और क्यों, क्या है इसकी वजह, क्यों मचा है ब्रिटेन के शहर शहर उपद्रव। ये हंगामा पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड की राजधानी लंदन में चल रहा है और इंग्लैंड के कई शहरों में। यूके में लंदन के अलावा शहर शहर उपद्रव फैला है। ये उस ब्रिटेन की तस्वीर है जिसका साम्राज्य एक दौर में आधी दुनिया से ज्यादा में फैला था। बुधवार की शाम नाराज प्रदर्शनकारियों का एक सैलाब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी उमड़ पड़ा। नाराज प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि सरकार अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वो पुलिस से टकराए। प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने गैस के गोले छोड़े। भीड़ नारे लगा रही थी। आसमान में नारे गूंज रहे थे, सेव आवर किड्स, हमारे बच्चों को बचाओ, हमें अपना देश वापस चाहिए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक बुधवार की इस हिंसा में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन हंगामे की ये रात उस शुरुआती विरोध के बाद आई जो मंगलवार को साउथपोर्ट में शुरू हुआ, जिसमें 50 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस वैन जलती रही और दुकानें जलाई गईं। इसके बाद 20 जगहों पर दंगे भड़के। पूरे ब्रिटेन में मैनचेस्टर, प्लाईमाउथ, बेलफास्ट, सनडरलैंड, इंग्लैंड में ये दृश्य दशकों बाद नजर आया। इस विरोध प्रदर्शन में निशाने पर रहे अप्रवासी और मुस्लिम समुदाय। लेकिन ये हिंसा फैली क्यों? 29 जुलाई को साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट की थीम पर हो रही एक डांस पार्टी में छोटी उम्र की 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 6, 8, 9 ये उम्र थी उन बच्चियों की। इस हमले में 8 दूसरे बच्चे और 2 वयस्क भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद इंटरनेट पर अफवाह फैली कि चाकू मारने वाला शख्स राजनीतिक शरण मांगने वाला मुस्लिम था जो बोट से ब्रिटेन आया था। लेकिन ये अफवाह थी। सच ये था कि इस वारदात का संदिग्ध 17 वर्षीय एक्सेल रुदाकुबाना है जो ब्रिटेन का ही रहने वाला है। लेकिन हिंसा तब तक फैल चुकी थी। इस अफवाह की वजह से रॉथरम में मास्क पहने अप्रवासी विरोधियों के झुंड ने उस होटल पर हमला किया जहां राजनीतिक शरण मांगने वाले लोगों को रखा जाता है। इसके साथ ही लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। शनिवार और रविवार से जारी इन प्रदर्शनों ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इस हिंसक प्रदर्शनों में कई धुर दक्षिणपंथी समूह के शामिल होने के आरोप भी हैं। पुलिस का कहना है कि इन प्रदर्शनों में इंग्लिश डिफेंस लीग शामिल थी, जिसके नेता टॉमी रॉबिन्सन का नाम इसमें आ रहा है। इंग्लिश डिफेंस लीग
कट्टर दक्षिणपंथी समूह है जिसकी स्थापना 2009 में हुई और जो अप्रवासियों के सख्त खिलाफ है। ये भी बात सामने आई है कि कट्टरपंथी समूह के लोग बच्चियों की मौतों के बहाने हिंसक प्रदर्शन को और हवा दे रहे हैं और अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक सवाल हमारे सामने ये भी है कि आखिर अप्रवासियों के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है? ये जो गुस्सा है वो शायद सिर्फ इस घटना की वजह से है या लंबे समय से अब ये समस्या चल रही है और ब्रिटेन में एक बड़ी आबादी वो है जिन्हें लगता है कि अप्रवासी उनका अधिकार जो है वो छीन रहे हैं और एक तरह से कट्टरपंथी ताकतें भी इसी वजह से मजबूत हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीबीसी के पूर्व पत्रकार, जो ब्रिटेन में बीबीसी के पूर्व पत्रकार रहे हैं, नरेश कौशिक जी। धन्यवाद आपका नरेश जी। ब्रिटेन की सड़कों के जो हाल हमने देखे, वहाँ पे इस हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश हो रही है। इस समय की स्थिति वहाँ क्या है? सड़कों पर अलग अलग शहरों पे क्या नज़र आता है अब? देखिए, इस समय जो है आज भी कोई 20 जगह पर प्रदर्शन होने के आसार हैं। कल तो इससे ज्यादा आसार थे, लेकिन हुआ क्या कि जो धुर दक्षिणपंथी लोग जो कि कोई दर्जनों जगह पर प्रदर्शन करने वाले थे, उनकी जगह उनके खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, यानी जो आप्रवासियों के समर्थन में हैं या इस तरह के फाशिस्ट लोगों के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, उन लोगों की संख्या ज्यादा थी, उनका प्रदर्शन ज्यादा हुआ। तो बल्कि मेरी बेटी एक जगह एक प्रदर्शन में गई थी जो इस तरह के फाशिस्ट लोगों के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन करने वालों में थे। उनकी एक मित्र गई थी, तो उसने कहा कि वहां पर एक भी कोई वहां धुर दक्षिणपंथी नहीं आया। वही लोग ज्यादातर जो कि उनका विरोध कर रहे थे, वही लोग ज्यादा थे। और इसी तरह की जो है ज्यादा जो है समाचार पूरे देश में कल थे। हालांकि बहुत आशंका थी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डर नहीं है, डर बहुत है बहुत लोगों में। लेकिन इस तरह से लोगों में, अधिकांश लोगों में इस लोगों मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ एकजुटता का भी माहौल है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सरकार ही नहीं, पूरी जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम भारत से तुलना करें तो कई बार ऐसे लोगों के बचाव में हमारे राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं या उनके नेता खड़े हो जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ धुर दक्षिणपंथी लोग ही हैं और वो उनकी संख्या कम है। और जिस तरह से सरकार उनके साथ सख्ती से बरत रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आप ये देखिए, 10 दिन पहले स्टॉकपोर्ट में ये हुआ था, उसके बाद से 500 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 149 लोगों के खिलाफ चार्जेस हो चुके हैं और 8 लोगों को ऑलरेडी जेल में डाला जा चुका है। आप ये देखिए, तो इतनी जल्दी कि बहुत सख्ती से सरकार इनसे निपट रही है और इसमें दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनके रुख में थोड़ा सा फर्क है कि एक पार्टी जो मौजूदा पार्टी है पावर में, कीर स्टारमर जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो अप्रवासियों के लिए थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा सॉफ्ट माने जाते हैं बनिस्बत जो पुरानी वाली पार्टी थी। लेकिन अप्रवासियों के खिलाफ जो है ये इतना गुस्सा दरअसल क्यों है, इसको भी मैं आप समझना चाहूँगी। आपने कहा धुर दक्षिणपंथी हैं वहाँ पर, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अभी के हादसे से हुआ है या अंदर अंदर ये गुस्सा, क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, नौकरियां हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, इमिग्रेंट्स की संख्या बड़ी है। बीच में हमने ये भी देखा था कि इमिग्रेंट्स की संख्या पर रोक थोड़ी लगाई गई कम करने के लिए। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, मैं आपके पास वापस आऊँगी कि ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ जो गुस्सा है वो किस तरह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। 2011 के बाद ब्रिटेन में हुई सबसे बड़ी हिंसा में निशाने पर अप्रवासी हैं। ब्रिटेन में अप्रवासियों की बढ़ती आबादी पिछले कई सालों से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरी है। ब्रिटेन के लोग मानते हैं कि अप्रवासियों की बढ़ती आबादी हाउसिंग, शिक्षा व्यवस्था और नेशनल हेल्थ सर्विस पे बहुत दबाव डाल रही है। इसके चलते ब्रिटिश नागरिकों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ब्रिटिश नागरिकों का ये भी मानना है कि नौकरियों में अप्रवासियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। लंदन यूनिवर्सिटी में रीडर स्टेफनी एलिस बेकर का कहना है कि समस्या अमेरिका समेत कई देशों में सामने आ रही है।
in a lot of countries right now. I would include the US to some extent in that too, where you have emerging feelings of nationalism, a sense that people are being left behind, a sense that people's freedoms are being denied, the sovereignty of the nation is at stake. And a lot of this really coincides with a rise of immigration and a cost of living crisis. So people have these first-hand experiences of grievances. And a lot of these negative feelings are projected onto an other. 2022 में रिकॉर्ड संख्या में अप्रवासियों के आने के बाद ब्रिटिश सरकार इस साल नए वीजा नियम लेकर आई। वीजा आवेदन के लिए सैलरी की न्यूनतम सीमा को 50% बढ़ा दिया गया है। इससे ब्रिटेन में काम करने की इच्छा रखने वालों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में 12 लाख लोग आए और 5 लाख वापस लौटे। 12 लाख में से 10% यूरोपीय यूनियन देशों के, 85% लोग यूरोपीय यूनियन के बाहर के देशों के, भारतीय मूल के 2.5 लाख लोग, नाइजीरिया के 1,40,000 लोग, चीन के 90,000 और पाकिस्तान के 83,000। ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा के बाद अब लोग उनके समर्थन में भी आ गए हैं। लंदन में सैकड़ों लोग अप्रवासियों के समर्थन में इकट्ठा हुए और कहा कि माइग्रेशन गुनाह नहीं है, शरणार्थियों का स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक आबादी बड़ी ऐसी भी है जो कह रही है कि शरणार्थियों का स्वागत है, लेकिन एक हिस्सा है जिसे लगता है कि शरणार्थियों के आने से समस्या है और ये नस्ली भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। नरेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। नरेश कौशिक जी, एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटती हूँ मैं आपके पास इस चर्चा के लिए कि ये क्यों इस तरह की नफरत जो है वो इतनी फैली है। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं सच की पड़ताल में। सच की पड़ताल में हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन के हालात की, जहां हिंसा फैली हुई है, सड़कों पर अराजकता दिखती है। हमारे साथ बीबीसी के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। नरेश कौशिक जी, हमने अप्रवासियों की बात की और उस पर एक रिपोर्ट भी देखी कि अप्रवासियों को लेकर जो समस्या है वो अगर ब्रिटेन के डेमोग्राफी की बात करें तो कैसे बदली है। इमिग्रेंट्स वहाँ पे काफ़ी आए, शरणार्थी काफ़ी आए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी हमने सुना, हमें कोई एक जो रिपोर्ट थी उसमें कह रही थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, नौकरियां कम हुई हैं, शरणार्थी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ वो भी लोग हैं जिनको इससे बहुत मुश्किलें सामने आती हैं। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। तो इमिग्रेंट्स को अगर आप देखें तो ब्रिटेन की स्थिति इस वक्त कितनी कैसी है? जो ब्रिटिश हैं दरअसल वहाँ के रहने वाले, उन्हें असुरक्षा महसूस होती है? देखिए नगमा जी, मैं यहाँ पिछले 4 दशक से हूँ और ये बहस तब से चल रही है। हमेशा ये ध्रुव दक्षिण पंथी ये कहते रही हैं कि ये जो इमिग्रेंट लोग हैं, अप्रवासी लोग हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये भारत के लोगों की और अश्वेत लोगों की यहाँ की अर्थव्यवस्था को हमेशा जरूरत रही है, आज भी है। और इसीलिए जो लीगल, जो कानूनी तौर पर जो अप्रवास है वो आज भी हो रहा है, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं है। यहां तक कि कंजर्वेटिव सरकार को भी आपत्ति नहीं थी। समस्या ये है कि पिछले कुछ साल से मैं समझता हूं कोई 10 साल से ये हो रहा है कि यहां छोटी छोटी नौकाओं में लोग फ्रांस के जरिए चैनल पार करके आ रहे हैं और वो इलीगली तौर पर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग उसमें भारत के भी मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो इस रास्ते से आए हैं। लेकिन ज्यादातर वो उन देशों से आए हैं जैसे अफ्रीका और मध्य पूर्व में, जहां पर उनके यहाँ बहुत मारकाट है, महामारी है या यहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वो उससे बचने के लिए अफगानिस्तान से, जैसे पाकिस्तान से, वहां से लोग इसलिए यहाँ पर इन नौकाओं में आ रहे हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले साल कोई 25,000 ऐसी नौकाएं आई और उसमें आप समझ सकते हैं कि एक एक नौका में अगर 20 की जगह है तो 40 लोग होते हैं, 100 की जगह है तो 250 लोग होते हैं, तो खचाखच भरे होते हैं। कुछ लोग तो उसमें समुद्र में डूब जाते हैं। तो ये एक मुद्दा है। और इस वजह से क्या है कि ये एक हर पार्टी के सामने एक बड़ा इशू बना हुआ है। और यही एक वजह थी कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें ये एक एंटी इमिग्रेंट पार्टी जो है वहां उसने कोई 40-41 लाख वोट हासिल किए, यानी 14%, 14% उसने वोट लिए।
रिफॉर्म पार्टी, और उसके लोग 5 लोग तो सत्ता में संसद में चुनकर भी आए। तो इससे पता चलता है कि लोगों में गुस्सा तो है आप्रवासियों के प्रति, और ये बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सब के बावजूद आप देखिए लेफ्ट ऑफ सेंटर लेबर पार्टी को बहुमत मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जो ज्यादातर जो लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो इन आप्रवासियों से कोई बहुत परेशान नहीं है। शिकायत है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो काम नहीं करना जो चाहते। ये जी और पिछली सरकार ने तो कोशिश भी की उनको रवांडा रेगुलेट करने की के जी साथ डील किया, रवांडा भेज दिया जाए, लेकिन उससे हल नहीं हुई बात, क्योंकि वो संसद में बहुत सारे लोगों को वो बात जमी नहीं। हाँ, मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रही थी कि ये जो हादसा हुआ जिसमें हत्याएं हुई 3 बच्चियों की, बहुत बेहद अफसोसनाक है। कोई भी इसको सुनकर जिस तरह से ये हत्या हुई, उसके बाद ये हिंसा इतना भड़की है, तो वो जाहिर था कि उसका गुस्सा है। लेकिन जो उसमें टारगेट, जो अफवाह फैली कि ये जो शख्स था, जो आरोपी है इसमें, वो भी इसी तरह से बोट से आया था और वो इमिग्रेंट है। हालांकि बाद में पता चला कि वो इमिग्रेंट नहीं है, दरअसल वो ब्रिटेन का ही रहने वाला था। पर बात वहां से बढ़ती चली गई ये इस अफवाह से। नरेश जी, असल में ये आपने बहुत सही बात उठाई। ये दरअसल गुस्सा जो लोगों में हुआ, अब 3 बच्चियों का कत्ल हुआ और भी कई बच्चियां उसमें गंभीर रूप से घायल हुई, तो पूरा देश सदमे में था, जिसका ये राइट विंग लोगों ने फायदा उठाया, उसका मिसयूज किया, सोशल मीडिया पे इस बात को बड़े पैमाने पर फैलाया कि ये तो एक इमिग्रेंट है और मुसलमान है। और पहला जो हमला उन्होंने एक मस्जिद के सामने बड़ा प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन, वहीं स्टॉकपोर्ट में, जबकि ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति तो ना केवल ब्रिटिश नागरिक था, बल्कि वो यहाँ पैदा हुआ था। रवांडन पेरेंट्स उसके जरूर थे, माँ बाप उसके रवांडा के थे, लेकिन वो तो यहीं पैदा हुआ था। तो इसके बाद तो उनकी बात वो हो गई एकदम साफ। लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को उन्होंने और भड़काया, और इस तरह की चीजें रोज हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक बात उठ रही है, जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है, कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, बहुत ही मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन होता है। और इसमें तो मुसलमानों को तो कोई हाथ था ही नहीं, आप्रवासियों का कोई हाथ इसमें था ही नहीं। उन पर हमले हो रहे हैं, हमले करने की कोशिश की गई, हालांकि ऐसा कोई सफल हमला नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस ने यहां बचाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक बचाया। और जैसा कि मैंने पहले कहा, लोगों को ऑलरेडी 10 दिन के अंदर अंदर लोग जेल भी चले गए। हमारे यहाँ तो 90 दिन चार्जशीट फाइल करने में लग जाते जी हैं। जी, इसमें आपको नस्ली भेदभाव भी दिखाई देता है, चूंकि वो वहीं पैदा हुआ नागरिक था, लेकिन रुवांडन पेरेंट्स थे उसके, वो वाइट ब्रिटिश नहीं था। ये बात तो है कि इसके एक पहले जनरेशन में वहाँ से आए होंगे लोग। तो ये नस्ली भेदभाव तो वहाँ पर दिख ही रहा है इस मामले में भी है, लेकिन उसका कोई मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं ना, यहीं ब्रिटेन में ही नहीं और जगह भी हैं, जब व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट लोग हमला करते हैं, जो जी, गोरे लोगों अमेरिका के में हमले कई हो रहे बार हैं, हुआ अमेरिका है। में हो रहे हैं, अमेरिका है में ना। कई बार तो हुआ है, बच्चों के स्कूलों हाँ, में तो हुआ है। मतलब आप ये देखिए, इस समय यूरोप में 6 देश ऐसे हैं जहां पर धुर दक्षिण पंथी सरकारें हैं, और वहां पर उन लोगों का ये इशू तो है इमिग्रेंट, वो भी एंटी इमिग्रेंट पार्टीज हैं। उनको लगता है कि दूसरे देशों से आकर, और हमारे जो साधन सीमित हैं, और उन पर वो हमला कर रहे हैं, उनके साथ हम बंटवारे में वो बांट रहे हैं। ये बात तो सही है कि यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज कमजोर है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है, और उसमें बाहर के लोगों अगर उसमें बांटेंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब उसी वजह से हो रहा है। इसमें नस्ली भेदभाव वाला जो मामला है, इसमें मैं समझता हूं कि ये फैलाया जाता ज्यादा है, असल में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए नहीं, सही आपने कहा, लेकिन लोग होंगे कुछ वैसे जो कि जिनको वैसा लग रहा है, और इसलिए ये पार्टियां हम देख रहे हैं कि मजबूत हो रही हैं। हमने फ्रांस में देखा, आपने बात की ना कि यूरोप के कई शहरों में, कई मुल्कों में ये दिख रहा है। तो फ्रांस में भी एंटी इमिग्रेंट पार्टी मरीन लापेन की पार्टी मजबूत हुई, उभरी। पहले लगता था कि बहुत फार राइट है, पर अब वो काफ़ी बहुत फार राइट नहीं लगती हैं, वो काफ़ी सेंटर में आ चुकी हैं। ब्रिटेन में जो ये दिख रहा है, उसके रिएक्शन में भी बहुत जगह बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिर से, नरेश जी, हम देख रहे हैं
कितना सही कितना गलत? जैसे आपने कहा कि टारगेट मुस्लिम समुदाय को काफ़ी किया गया, मस्जिदों को किया गया, पर उनके वहाँ से भी सड़कों पे बहुत सारे लोग और बहुत सारे प्रोटेस्ट और पुलिस वालों को पीटते, इस तरह के वीडियोस भी देखे गए। तो क्या सच है वहाँ पर? देखिए, ये बात तो है कि इस समय जो यहाँ का जो अप्रवासी बैकग्राउंड वाला जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो इस तरह की हिंसा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और कुछ जगह ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर इनकी तरफ से भी जवाब दिया गया है। और कल तो एक शख्स को, जो कि इस तरह के हमले में, वो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल था और उसने ऐसी कुछ बातें दूसरी पक्ष की तरफ की थी, यानी दक्षिणपंथी तरफ से की थी, तो उसको भी कन्विक्ट किया गया है। और आज ही की खबर है कि एक लेबर पार्टी के एक काउंसलर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसने ये कहा था कि ये दूर दक्षिणपंथी जो लोग हैं इनको मार देना चाहिए, इनके सर काट देने चाहिए। अब इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं होगी, दोनों तरफ से है। तो सच बात यह है कि यहाँ पर पुलिस जो है एकदम निष्पक्ष रूप से काम करती है, और इसमें कोई, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई नेता उसे थाने से छुड़ा लाएगा, अच्छी बात ऐसा है। यहाँ नहीं हाँ, होता है। हाँ, जैसा आपने कहा कि पुलिस और प्रशासन जो वो निष्पक्षता से काम कर रही है और जो गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका नरेश कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ब्रिटेन में इस वक्त क्या स्थिति है। तो सच की पड़ताल में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। आज के लिए भी इतना ही। हेलो मोटो। Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. और अब Motorola presents Question of the Day. पेरिस ओलंपिक में अब सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर। नीरज चोपड़ा आज गोल्ड पर दागेंगे भाला।